हेतुजनिक। तो अनबाईपास रेजिस्टर आरई के केस का एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो मैं पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड एक सर्किट मैंने बनाया था, उस सर्किट को जो उसका इक्विवेलेंट एसी मॉडल था, उस एसी मॉडल जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाई थी उसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट हैं मैं डायरेक्टली यूज करना आपको सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में भी मैं उन रिजल्ट्स को यूज करूंगा और आप करके देखना वही रिजल्ट्स आएंगे। तो जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था उनके रिजल्ट्स को हम यूज करने की कोशिश बेटा करने वाले हैं। अच्छे से कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक एबी पूछा है, दैट इज वी नॉट अपॉन वी आई। आर आई पूछा है, यहां से आर आई पूछा है आरबी के पीछे से, आर नॉट पूछा यहां आरएल के पीछे से, और आरएल से आउटपुट ले रहे हैं वी नॉट। दैट्स इट, ठीक है ना। तो अब डिस्कशन करते हैं। पहले बनाते हैं डीसी मॉडल। बीटा गिवन है आपका। डीसी मॉडल के बीच कैपेसिटर्स विल बी ओपन, है ना। तो ये कैपेसिटर ओपन होके इस लेफ्ट हाफ वाले को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर इसको राइट, यही बचा। और ये जो बचा इसमें केवल डीसी सोर्सेज हैं और रेजिस्टेंसेज हैं, तो यही डीसी मॉडल हो गया। अगर इसमें कोई एसी सोर्स बचता तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते। तो पहले डीसी मॉडल से डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सारी एनालिसिस हम करेंगे। ये आरई है, दैट इज 1 किलो ओम, एंड दिस इज आरसी, दिस इज नथिंग बट 2 किलो ओम, एंड दिस रेजिस्टेंस इज गिवन एज nothing but the 364 kilo ohm and called as RB, यह आपका RC है, and this is VCC is equal to 10 volt। अब चूंकि ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है तो बीजेटी डेफिनेटली ऑन होगा, और ऑन होकर किस रीजन में होगा बैठा हुआ, एक्टिव रीजन में ही बैठा होगा। इसीलिए मैं ये सब सारी चीजें चेक नहीं कर रहा हूं कि वेदर बीजेटी इज ऑन इन केस ऑफ डीसी एनालिसिस, एंड ऑन होकर सैचुरेशन में जाएगा कि एक्टिव में, क्योंकि ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। एम्पलीफायर के गेन्स और इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने इसको इस तरह से बायस किया होगा कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, एक्टिव रीजन में, और ये ट्रांजिस्टर किसमें होगा, एक्टिव रीजन में होगा। इसलिए ये सब मैं चेक नहीं करूंगा। और एक्टिव रीजन में जब ट्रांजिस्टर होता है तो आप रिलेशंस IC इज इक्वल टू बीटा IB, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, ये सारे आप यूज कर सकते हो। और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में हो तो केवल एक ही लूप सफिशिएंट होता है सारी करंट बताने के लिए, कौन सा, बेस इमिटर लूप। और अगर ये एक्टिव रीजन में है और ऑन है ट्रांजिस्टर, तो जो बेस इमिटर जंक्शन होता है पीएन जंक्शन, वो रिप्लेस हो जाता है कितने वोल्ट की बैटरी से, VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से, विद पॉजिटिव एंड बैटरी का कहां होता है, पी साइड पे होता है, और निगेटिव एंड बैटरी का एन साइड में। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इमिटर है, उसका इमिटर है, और ये क्या है, बेस। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बेस होता है P और इमिटर होता है N, तो यहाँ VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी कितनी लगेगी, 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। अब हम बेस इमिटर लूप में घूम के करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मूव करना शुरू करते हैं यहाँ के थ्रू, यहाँ बस, है ना। यहाँ करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, IC। यहां जो करंट जा रही है वही है IB, और यहां से जो करंट निकल रही है वही I। तो देखो यहां से अगर IB फ्लो हो रही है तो पीछे से भी IB आ रही है, तो इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज होगा। यहाँ करंट कितनी आ रही है, IB है, उसकी वजह से इसके क्रॉस इस IB ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये प्लस A माइनस होगा वोल्टेज, है ना। IB की वजह से जो वोल्टेज आएगा IB RB अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी पोलैरिटी ऑफ दिस प्लस माइनस, क्योंकि IB प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगी, ठीक है ना। तो मूव करते हैं 10 वोल्ट प्लस माइनस माइनस IB इंटू RB। मैं करंट को हमेशा मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस को किलो ओम में और वोल्टेज को वोल्ट में लेता हूं, हमेशा ये ध्यान रखना। 364 IB प्लस माइनस माइनस 0.7। यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, तो इसके क्रॉस भी एक वोल्टेज आएगा प्लस माइनस कितना, I इंटू RE आएगा कि नहीं, प्लस माइनस, है ना। I इस तरफ है तो I इसमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इस तरफ फ्लो रही, तो ये उस करंट के रिस्पेक्ट में प्लस इंड और ये माइनस इंड, और वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R, दैट इज I इंटू RE। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, I की वैल्यू कितनी होती है, बीटा प्लस 1 IB, तो बीटा प्लस 1 IB 101 IB हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 100। RE की वैल्यू 1 किलो ओम है, रेजिस्टेंस तो किलो ओम में लेना सारे, तो ये आ जाएगा 101 IB के बराबर, और 364 प्लस 101 कितना हो जाएगा, 465 IB। तो आपका बचेगा 9.3 इज इक्वल टू 465 IB,
है ना, और यहां से अगर IB आप सॉल्व करोगे तो कम्स आउट टू बी 0.02 मिली एम्पियर, और यहां से IC सॉल्व करोगे तो आएगा 2 मिली एम्पियर। I बीटा इंटू IB करके बीटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, I आएगा IC प्लस IB इतना। और इन करंट्स के लिए VC निकालना, VC 0.2 वोल्ट से ज्यादा आएगा। VC अगर 0.2 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है मतलब ट्रांजिस्टर किस में है, एक्टिव रीजन में, और आपने जो माना था एक्टिव रीजन में मान के सारे रिलेशन यूज किए थे, IC इज इक्वल टू बीटा IB एंड I इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस IB, ये सारे ट्रू हैं, और आपका जो करंट ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यही ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, और ट्रांजिस्टर किस रीजन में, एक्टिव। तो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हम क्या निकालते हैं बेसिकली, AC पैरामीटर के R पाई की वैल्यू कितनी है बताओ, बीटा VT अपान ICQ या VT अपान IBQ। रख देते हैं VT कितना बेटा 25.025 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में लेंगे और करंट को मिली एम्पियर में 0.02, तो इट कम्स आउट टू बी 1.25 किलो ओम, है ना। GM कितना आ जाएगा, GM इज नथिंग बट IC अपॉन VT। IC की वैल्यू कितनी है, करंट मिली एम्पियर में लेना 2 मिली एम्पियर, VT की वैल्यू वोल्ट में लेना है, तो ये मिली एम्पियर पर वोल्ट में आएगा, किलो ओम इज वोल्ट पर मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर पर वोल्ट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, या उसी को क्या कह रहे हो, मिली सीमेंस कहते हो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2000 बटा 25, तो 25/200 है ना, तो 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ जाएगा GM की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज हम लिख लेते हैं कहीं पे, फिर ये मॉडल मिटा देंगे। R पाई आया 1.25 किलो ओम, 1.25 किलो ओम, और आपका GM आ गया कितना 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना। बाकी सारी चीजें मैं रब कर देता हूं। तो DC मॉडल से हमने AC पैरामीटर्स निकाल लिए, DC ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करके। समझ में आई बात, ठीक है। ये मैं अब रब कर देता हूं। अब हम बनाते हैं AC मॉडल और वहीं से सारी एनालिसिस करेंगे, और जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में अनबाईपास रेजिस्टर RE की एनालिसिस करी थी, उस एनालिसिस का डायरेक्ट यूज करेंगे। एनालॉगस सर्किट ढूंढेंगे, उस सर्किट से कंपैरिजन करेंगे। उस सर्किट को बेटा याद रखो, बहुत सारे रिजल्ट आप डायरेक्टली टिक कर लोगे एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं। तो उसका एनालॉगस मैं बार बार आपको दिखाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बैठाने की कोशिश करोगे, मुझे तो याद है, मैं तो सीधे सीधे बना दूंगा, ठीक है ना। और देखो अब DC मॉडल में, AC मॉडल में क्या है, कैपेसिटर्स विल बी शॉर्टेड, this capacitor will be shorted, and all the DC sources in AC model, all the DC sources will be replaced by their internal resistance। 10 वोल्ट की क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल, तो 0 रेजिस्टेंस मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये सर्किट बन गई। अब कनेक्ट हम बेस कलेक्टर इमिटर, ये इमिटर टर्मिनल ये है, ये मत कह देना, ये कलेक्टर टर्मिनल है बेस, इनका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल जानते हैं किससे, हाइब्रिड पाई मॉडल से इनका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल हम बनाना जानते हैं। बाकी AC मॉडल के जो बायसिंग रेजिस्टेंसेज हैं उनको उसी मॉडल में फीड कर देंगे, तो ओवर ऑल हाइब्रिड पाई मॉडल आ जाएगा, और वहां से हम पूरे क्वेश्चन की क्या कर डालेंगे, एनालिसिस कर डालेंगे। बेटा बनाते हैं मॉडल, ठीक है, ध्यान से। तो सिंपल सा मॉडल है, इसी मॉडल से बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपका एक इमिटर होता है, इमिटर एक है बेस, और NPN ट्रांजिस्टर है तो करंट अंदर की तरफ, ये प्लस माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, V पाई, और ये रेजिस्टेंस क्या है, R पाई, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे कलेक्टर और इमिटर के बीच में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स GM क्या आ गया, GM इंटू V पाई आ गया, ठीक है। तो ये कलेक्टर टर्मिनल होता है, यहां से जो करंट जा रही है यही तो क्या है, IC और GM V पाई सेम है एक तरह से, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालोगे बीटा IB आएगा, IC बीटा IB ही होता है, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। ये आ गया इमिटर बेस कलेक्टर टर्मिनल के इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बना दिया। इसमें इमिटर ग्राउंडेड नहीं है, ये एक टर्मिनल है, बेस एक टर्मिनल है, कलेक्टर एक टर्मिनल। बाकी बायसिंग सर्किट कहां कहां लगी हैं उसके हिसाब से बाकी टर्मिनल्स जहां जहां कनेक्ट होने हैं कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप नेटवर्क मॉडल जो हाइब्रिड पाई मॉडल पढ़ते हो, इन तीनों टर्मिनल्स का पढ़ते हो कि इनका इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल क्या है। फिर जो आपका ओवरऑल AC मॉडल है उसमें जो जो टर्मिनल जहां जहां से कनेक्टेड है कनेक्ट कर दो, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल मिल जाएगा पूरे एम्पलीफायर सर्किट का। ये तो केवल BJT के 3 टर्मिनल से इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल है, पूरे का नहीं है। तो अब सारे बायसिंग रेजिस्टेंसेस को इसमें अटैच कर देते हैं, हमारा आ जाएगा। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RC रेजिस्टेंस है, कनेक्ट कर देते हैं, RC रेजिस्टेंस है, कनेक्ट कर देते हैं।
कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही RL रेजिस्टेंस कनेक्ट है, RL कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज RL, और यहीं से आउटपुट V0 ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लस है, दूसरा इंड क्या होगा, ग्राउंड होगा, जो माइनस इंड होगा, तो प्लस माइनस यही क्या है आपका V0 है, ठीक है ना। ये आ गया। इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक RE रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कनेक्ट कर देते हैं RE रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू गिवन है ना। बेस और ग्राउंड के बीच में एक RB कनेक्टेड है, एक RB रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, RB कनेक्ट कर दिया, और बेस और ग्राउंड बीच में एक VI इनपुट वोल्टेज कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर दिया VI। यहां से आपको पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस RI क्या होगा, ठीक है, और यहां से पूछा है आउटपुट रेजिस्टेंस R0 क्या होगा, और V0 अपान VI गेन तो पूछा है, और ज्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में जो आएंगे आपको V0 अपान VI पूछेगा। हम तो सारा सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। हर लेक्चर में एक एक क्वेश्चन, उसकी एनालिसिस अच्छे से सब कुछ। अब देखो इनपुट रेजिस्टेंस मैंने कहा था हमेशा निकालना है, और सबसे पहले कहां से इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ सर्किट का कितना इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहां से जो मैं कहूंगा, या इस वाले को RI कहा है, तो मैं यहां से क्या कह दूंगा RI डैश, और इस RI डैश की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करते हैं। RI डैश बेस टर्मिनल से जब देखेंगे पूरे राइट हाफ का इनपुट रेजिस्टेंस बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कितना दिखेगा, इस बेस टर्मिनल का जो वोल्टेज है VB, इसी को तो आप कहते हो VB, यही तो कहते हो VB अपॉन IB विल बी द इनपुट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस टर्मिनल, राइट हाफ का पूरा है ना, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस क्या दिखेगा RI डैश, एंड दैट RI डैश विल बी नथिंग बट इक्वल टू R पाई प्लस, अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो केवल R पाई दिखता है, और अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE रेजिस्टेंस लगा है नेट, तो R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE होता है ना, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE होता है RI डैश। तो बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखता है, दो ही चीज दिखेगा, R पाई अगर RE 0 है, इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड है, या R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE कनेक्टेड है। इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यही दो चीजें याद रखनी, इसको याद रखना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो मुझे यहां से RI बताना है, यहां से RI बताने के क्या मतलब, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा। अब देखो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा RI डैश, तो पूरे राइट हाफ को मैं हटा के इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्ट कर दूंगा RI डैश। अब इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस दिखना है, तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक कनेक्टेड है RB, और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक कनेक्टेड है RI डैश, क्योंकि पूरी राइट हाफ की सर्किट हट गई, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस दिखा था उसका RI डैश, तो RI डैश लगाया था, तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस RI दिखेगा RB पैरेलल RI डैश। कितना हो गया RI, सिंपली बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप बना के देख लेना। पूरे राइट हाफ को हटाओ, बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा RI डैश, कनेक्ट कर दो इसको हटा के, तो देखो यहां आ जाएगा एक इस और पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RI डैश, और एक है इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RB, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या, दोनों पैरेलल में हैं, तो RB पैरेलल RI डैश। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, RB पता है, RI डैश यहां से निकाल लेना, बीटा पता है, RE पता है, R पाई पता है, सब कुछ पता है, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, मैं नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। क्लियर इतनी बात, समझ में आ गई बात। अब देखो आउटपुट जो मैं लिखता था, एक मैं देखो जब मैंने इस VB को लिखा था, अगर याद होगा, ये VB नोड वोल्टेज जो VB है, ये कितना आया था अगर बताओ, तो IB इंटू दिस R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, यही तो आया था अगर ध्यान से याद हो। जो इस नोड का वोल्टेज, बेस नोड का वोल्टेज है, यहां करंट IB है, IB इंटू R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE इस लूप से घूम के आया था। इतना आपको याद रख सकते हो, इतना कोई टफ चीज नहीं है, बार बार वही चीज आ रही। और फिर मैंने आपको लिखवाया था V0 अपान VB कैसे लिखेंगे, मैंने सबसे पहले लिखवाया था V0 अपान VB कैसे लिखेंगे। V0 क्या है, आउटपुट फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल। V0 क्या होता था, आउटपुट वोल्टेज, और वो आउटपुट वोल्टेज कौन सा होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी V0, कहीं से मैं V0 लिख लूं और V0 अपान VB लिख दूंगा,
ये V नॉट कौन सा आउटपुट वोल्टेज होता था, जो कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ये देखो ये आउटपुट जो ले रहे हैं, ये कलेक्टर टर्मिनल तो है इसका पॉजिटिव एंड, और दूसरा एंड क्या है, ग्राउंड। तो ये प्लस माइनस V नॉट वोल्टेज क्या है, कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, यही प्लस माइनस क्या है, V नॉट है। तो ये रेशियो हम डायरेक्टली लिखते थे कैसे, देखो माइनस बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RC कनेक्ट है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RL है, ये दोनों क्या है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है, यहां कौन सा रेजिस्टेंस आता है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस। तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RC रेजिस्टेंस है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक RL रेजिस्टेंस है। तो नेट रेजिस्टेंस कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या होगा, इन्हीं दोनों का पैरेलल। नेट रेजिस्टेंस कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में कितना होगा, RC पैरेलल RL। तो यहां कितना आएगा, RC पैरेलल RL आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 नेट रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड क्या है, RE। तो यहां RE रह जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अगर इसको निकाल के वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये करंट हो गई I1। अगर मैं आउटपुट सर्किट बनाऊं, आउटपुट सर्किट में बना रहा हूं, ये इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां करंट है IC, दैट इज नथिंग बट GMV पाई या बीटा IB भी इसको कह सकता हूं, ठीक है। यहां जो करंट जा रही है I1 दैट इज माइनस IC, ऑब्वियसली, है ना। और देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस RC है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस RL है, और इसी RL या RC के क्रॉस जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस क्या है, V नॉट, क्योंकि कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही वोल्टेज मेजर करना है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वही V नॉट है प्लस माइनस। तो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RL लगा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस वो V नॉट है। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RC लगा है तो RC के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी प्लस माइनस V नॉट है। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और इनके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V नॉट। तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस भी, पैरेलल इक्विवेलेंट के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस V नॉट होगा। तो मैंने यहां से क्या किया, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया, RC पैरेलल RL, और इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज है प्लस माइनस V नॉट। अब देखो इसके क्रॉस करंट कितनी है, I1, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V1 कितना हो गया, I1 इंटू RC पैरेलल RL, और I1 की वैल्यू है माइनस IC और IC कितना है, बीटा IB, तो माइनस ऑफ बीटा IB RC पैरेलल RL। तो जब आप V नॉट अपान VB करोगे, VB की वैल्यू कितनी है, दिस, तो IB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बीटा इंटू RC पैरेलल RL अपान RI प्लस बीटा प्लस 1 RE। वही सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं, ध्यान से देखना, सेम रिजल्ट आ गया है ना, सेम रिजल्ट आ गया। तो वही चीज मैं कह रहा था, क्या, जब आप AV डैश गेन लिखोगे, सबसे पहले हम AV डैश गेन लिखते हैं डायरेक्टली इस सर्किट में, कैसे, AV डैश गेन किसको रिप्रेजेंट करता है, V नॉट वोल्टेज जो किसके बीच में लिया जाए, कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज मेजर किया जाए उसको हम आउटपुट वोल्टेज V नॉट मान रहे हैं। तो ये V नॉट देखो, कलेक्टर, ये टर्मिनल कलेक्टर है और दूसरा इसका टर्मिनल क्या है, ग्राउंड। तो ये प्लस माइनस V नॉट किसके बीच में मेजर किया जा रहा है, कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। तो V नॉट अपान VB वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है VB। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो गेन कैसे लिखा जाता है, सीधे सीधे माइनस ऑफ बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड टोटल। तो ये दोनों पैरेलल में है, डिवाइडेड बाय R पाई प्लस बीटा प्लस 1 इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड क्या है, RE। तो ये आ गया AB डैश, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं क्या बेटा, हम निकालते हैं क्या, सीधे सीधे ध्यान रखना, अब हम निकालते हैं AB। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर ये प्लस माइनस VI है, यही तो है, माइनस इंड इस बैटरी का ग्राउंड पे है और VI वोल्ट की बैटरी है, तो प्लस इंड किस पे होगा, VI। तो प्लस इंड VI पे होगा, मतलब इस नोड का वोल्टेज VI है और यही नोड VB है, तो VI इज इक्वल टू VB है कि नहीं। अगर RS नहीं होगा तो VI हमेशा VB के बराबर आएगा। देखो यही VI तो VB वो बेस पे डायरेक्टली लगा हुआ है, तो बेस नोड का वोल्टेज VB VI ही होगा। और यहां से AV कितना आ जाएगा, AV इज नथिंग बट V नॉट अपान VI, इसको लिख सकते हैं V नॉट अपान VB इंटू VB अपान VI, और VB अपान VI 1 हो जाएगा, तो V नॉट अपान VB के बराबर आ जाएगा माइनस बीटा RC पैरेलल RL डिवाइडेड बाई R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, है ना। अब देखो इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैंने कहा था अगर बीटा RE, बीटा हाई हो, 100 को मैं हाई ही मान रहा हूं, 100 के रिस्पेक्ट में मैं 1 को निगलेक्ट कर सकता हूं, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बीटा RE 100 RE R पाई से बहुत ज्यादा हो, देखो बीटा को अगर निगलेक्ट मैं करूं तो यहाँ 100 1 RE है, 100 आ गया,
100 RE कितना होगा, RE की वैल्यू 1 किलो ओम है, कितना 100 किलो ओम, और R पाई की वैल्यू केवल कितनी है 1.25। तो 100 के रिस्पेक्ट में 1.25 को मैं अप्रोक्सीमेटली निगलेक्ट कर सकता हूं, मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, आएगा RC पैरेलल RL अपॉन RE आंसर, है ना। तो जो अप्रोक्सीमेट गेन का फार्मूला क्या होता था, अप्रोक्सीमेट गेन का फार्मूला होता है माइनस ऑफ नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, जो कि यहां RC पैरेलल RL है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस केस में RC आता था, इस केस में RC पैरेलल RL आएगा अपान क्या RE, हो जाएगा कि नहीं। यहां अप्रोक्सीमेट गेन कितना आएगा अगर बीटा इज हाई, बीटा प्लस 1 के रिस्पेक्ट में बीटा लिखोगे, फिर R पाई को निगलेक्ट करोगे, बीटा RE बचेगा, बीटा बीटा कैंसिल। तो जो अप्रोक्सीमेट गेन होता है, अप्रोक्सीमेट गेन की वैल्यू, किस अप्रोक्सीमेट गेन की वैल्यू, AB डैश गेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड डिवाइडेड by what, RE, the resistance between emitter and ground। ये approximate gain की वैल्यू होती है, कौन से approximate gain की, AB डैश की, और AB डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड ग्राउंड एंड डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज बिटवीन बेस एंड ग्राउंड VB। इस दोनों का जो रेशियो का गेन AB डैश जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अप्रोक्सीमेट गेन की वैल्यू कितनी होती है, इसके अप्रोक्सीमेट गेन की वैल्यू होती है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। AC मॉडल में, DC मॉडल से तो समझ में नहीं आएगा, AC मॉडल में नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड डिवाइडेड बाय इमिटर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड, सीधे सीधे अप्रोक्सीमेट। अब देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं और इससे आंसर निकालते हैं, दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। माइनस RC पैरेलल RL कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 अपान 10, ये आएगा माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई RE की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आंसर आ गया कितना माइनस 1.6 आसपास। अब यहां से आंसर निकालते हैं, देखें कितना आता है, माइनस बीटा, बीटा इज 100 मल्टीप्लाइड बाई RC पैरेलल RL 1.6, R पाई की वैल्यू 1.25 प्लस 101 इंटू RE की वैल्यू कितनी है बेटा 1 किलो ओम, सब कुछ किलो ओम, ऊपर भी किलो ओम नीचे भी किलो ओम, तो आंसर यूनिटलेस आएगा। ये भी रेजिस्टेंस किलो ओम में है टोटल, ये भी। तो अब इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है 1.6। थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, हो सकता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी इससे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई कितना है 101 प्लस 102.25 102। तो ये यहां से आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा माइनस 1.564, है ना। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आएगी मैग्नीट्यूड में, और जो अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 है कि नहीं, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर बीटा की वैल्यू 100 के आसपास है तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट गेन की वैल्यू V0 अपान VB की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, गेन V0 अपान VB, जो V0 आउटपुट है कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, और VB वोल्टेज क्या है बेस और ग्राउंड के बीच में, यही VB VI के बराबर आ गया, तो AB यही हो गया, एक्चुअल गेन हो गया। अगर यही RS होगा तो फिर से हमें AB निकालना पड़ेगा, पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू AB डैश की निकालो, फिर इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज करो एक्चुअल गेन AB निकालने में। तो ये ध्यान रखना है किसकी वैल्यू किसके बराबर है, हम AB डैश को याद कराना आपको सिखा रहे हैं, दिस V0 अपॉन दिस VB, है ना। तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है गेन की, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड जो भी है AC मॉडल में, डिवाइडेड बाय इमिटर रेजिस्टेंस, और ऑब्वियसली माइनस साइन रहेगा क्योंकि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। तो देखो इन दोनों गेन में ज्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो आंसर अप्रोक्सीमेट। तो ये अप्रोक्सीमेशन बीटा की वैल्यू अगर 100 के आसपास है तो यूज कर सकते हो, अगर बीटा बहुत हाई हो गया तो ये अप्रोक्सीमेशन तो और क्लोज रिजल्ट देगा, बीटा अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया तब तो आंसर 1.6 के एकदम पास आ जाएगा। बीटा जितना अगर 200 करोगे निकाल के देखना, ये 1.56 से और बढ़ के 1.57 या 1.58 हो जाएगा। बीटा आप 300 करके देखना, ये और पास आ जाएगा 1.6 के, है ना। बीटा 400 करके देखना और पास आ जाएगा, तो ये 1.6 के पास ही पहुंचता जाएगा। तो बीटा इज वेरी वेरी हाई जब केस देंगे तब अप्रोक्सीमेट गेन हमेशा कितना होगा, कौन से गेन की, V0 अपान VB, और VB ही अगर VI हो जाए तो V0 अपान VI आपको सीधे मिल जाएगा। तो आपको देख के पता चलना चाहिए, अगर VI के साथ RS नहीं लगा है तो V0 अपान VB इज सेम एज V0 अपान VI। ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन से दिमाग में आपको बैठानी है। तो V0 अपान VB इज सेम एज V0 अपान VI इफ देयर इज नो
सोर्स रेजिस्टेंस RS। जब VI कनेक्ट है बेस से थ्रू कपलिंग कैपेसिटर तो उसका कोई RS रेजिस्टेंस नहीं, तो हमेशा VI हमेशा VB के बराबर होगा। तो जो आप AV डैश V0/VB निकाल लो यही हो जाएगा V0/VI, क्योंकि VB और VI सेम है, तो यही फार्मूला V0/VI के गेन का हो जाएगा। और इस गेन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड वो डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड, रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड। इसीलिए ये गेन क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट हो गया ट्रांजिस्टर पैरामीटर से, केवल रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर है। सीधे सीधे आंसर। तो कई बार क्वेश्चन में आपको दे देंगे VCC और कह देंगे बीटा इज वेरी हाई। इसी क्वेश्चन को मैं अच्छे से फ्रेम करना होता क्या दे देता? कुछ नहीं देता, ऐसे लिख देता बीटा इज वेरी हाई, देन द वोल्टेज गेन AV विल बी, यही सर्किट बना के दे देता, वोल्टेज गेन AV V0/VI विल बी, सिंपली क्या हो जाता? दिस रेजिस्टेंस कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस RC पैरेलल RL। अगर यही RL नहीं होता तो केवल RC रेजिस्टेंस आता, तो RC पैरेलल RL डिवाइडेड बाय RE आंसर हो जाता सीधे सीधे, है ना। आपको सीधे सीधे आंसर टिक करके चले जाना है। अनबाईपास रेजिस्टर RE के केस में, है ना, अनबाईपास रेजिस्टर RE शुड बी देयर इन द AC मॉडल। अगर इसी RE को मैं बाईपास कर दे रहा हूं तब तो ये AC मॉडल में आएगा ही नहीं, फिर ये गेन के फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। ध्यान रखना, कहीं ये बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है और आप यही फार्मूला यूज कर दो RC पैरेलल RL/RE, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ होशियार चंद एग्जिस्ट करते हैं जो कि बाईपास कैपेसिटर होगा तब भी ये फार्मूला यूज कर देंगे। बाईपास कैपेसिटर लगते ही AC मॉडल में RE प्रेजेंट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ये फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सब गलतियां आप लोग करते हो, है ना, ज्यादा होशियार बनने लगते हो तब करते हो, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट गेन का फार्मूला अगर बीटा 100 के ऑर्डर का, आप हमेशा अप्रॉक्सीमेट गेन का फार्मूला यूज कर सकते हो, और बीटा जितना हाई है ये अप्रॉक्सीमेट गेन का फार्मूला तो उतना ज्यादा वैलिड होगा। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड एंड डिवाइडेड बाय द इमिटर रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड, है ना। और ये कौन सा गेन है? AV डैश गेन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो कि क्या होता है? कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में नेट वोल्टेज जो ले रहे हैं उसको V0, और बेस और ग्राउंड के बीच में जो नेट वोल्टेज है उसको मान रहे हैं VB। V0/VB है, अगर यही VB VI हो गया तो यही गेन V0/VI है, और अगर RS नहीं होगा VI के साथ तो यही V0/VI भी होगा। सीधे सीधे यूज कर दोगे, ठीक है ना। समझ में मेरी बात आई? अब आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको भी याद करा दूंगा, ठीक है ना। और पूछा आपको एग्जाम में यही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको होनी चाहिए, कंपेयर करके लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये सारे रिजल्ट डायरेक्टली यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप लेकिन ये क्वेश्चन करना तो वो सारे प्रोसेस फॉलो करना जो अनबाईपास रजिस्टर RE का मैंने किया था, फिर मैं जो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं वो आपके प्रोसेस में आ जाएगा, फिर वो डायरेक्ट रिजल्ट को आपको लिखने आ जाएगा, आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाएगी। डायरेक्टली रटो मत, इस क्वेश्चन में उस सारे प्रोसेस को फॉलो करो जो अनबाईपास रजिस्टर में मैंने पिछले लेक्चर में फॉलो किया था। उसके बाद जो रिजल्ट में बार बार बोल रहा हूं उसको रिलेट करो, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में डायरेक्टली करके आना, सीधे सीधे आंसर टिक करके आना, ठीक है। अब R0 निकाल लेते हैं। यहां से R0 पूछने का क्या मतलब? इस टर्मिनल और दूसरा ग्राउंड टर्मिनल, यही तो है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे सर्किट का जो लेफ्ट हाफ में सर्किट है RL से लेके यहां तक, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा? आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं यहां से देखूंगा क्या? R0 डैश, मतलब इस टर्मिनल और दूसरा ऑब्वियसली क्या है? ग्राउंड टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है वो मैं देख लूंगा। अगर वो मुझे पता चल गया, फिर उसके बाद राइट में क्या करते जाना है? पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते जाना है, कुछ करना नहीं। तो देखते हैं क्या होगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये अब मैं रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा, है ना, ये मैं सीधे सीधे रब कर दे रहा हूं, फिर R0 निकाल देता हूं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। निकालता हूं मैं, कैसे निकालते हैं? जो आपके सोर्सेज होते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, उनको आप ग्राउंड कर देते हो। जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको आप ग्राउंड कर देते हो, है ना। बाकी चीजें लगी रहेंगी, है ना। यहाँ RE लगा है ना, ठीक है। और यहां से मैं मिटा देता हूं, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस, और जिन दोनों टर्मिनल के बीच में निकालना है वहां पे एक टेस्ट वोल्टेज लगा दोगे। तो किन टर्मिनल के बीच में निकालना है? इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। तो यहाँ एक टेस्ट वोल्टेज प्लस माइनस हमने लगा दिया V1, और यहां से अगर करंट जा रही है I1, ये V2 लगा देते हैं, है ना।
तो V2 अपॉन I2 विल बी दिस R नॉट डैश। तो R नॉट डैश कितना है, दिस V2 अपॉन I2। थेवेनिन रेजिस्टेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हो तो जिन दोनों टर्मिनल के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है रिस्पेक्ट में, उस दोनों टर्मिनल के बीच में एक नॉन सोर्स लगाओ, वो कुछ कितने भी वोल्ट का लगा सकते हो, 100 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, ऐसा कोई नहीं कि 1 ही वोल्ट लगाते हैं टेस्ट वोल्टेज। मैंने एक जनरल V2 ले लिया है टेस्ट वोल्टेज, और उसकी वजह से अगर करंट I2 जा रही है तो यही V2 अपॉन I2 का रेशियो है। लेकिन निकालने से पहले सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, डिपेंडेंट सोर्सेज लगे रहेंगे। जैसे ये है तो ये लगा रहेगा R पाई प्लस माइनस ये V पाई है, यहां की जो करंट है इसी को हम कहते हैं IB, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब GMV पाई ओपन होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं पहले इसी सर्किट में, ठीक है ना। मूव करते हैं, ये क्या है, बीटा IB भी है, ये ध्यान से देखना, ये बीटा IB भी है। यहां कितनी करंट फ्लो हो रही है अगर देखोगे तो, अगर यहां से IB आ रही है तो यहां से कितनी आएगी, बीटा प्लस 1 IB, ठीक है ना। अब देखो लूप में मूव करते हैं, देखते हैं ये IB 0 होगा, ये कैसे पता चल रहा है अभी ध्यान से देखना। ये IB किसकी वजह से है अगर ध्यान से बताओ तो, ये IB है इनपुट सोर्स की वजह से एक्चुअली में, देखो है ना। तो अब देखते हैं ये IB 0 है कि नॉन 0 है, पहले देखते हैं। कहीं टेस्ट वोल्टेज की वजह से तो IB नहीं फ्लो हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। अब हम देखो मूव करना शुरू करते हैं, ये क्या है नोड, ये 0 पे है, यहीं से मूव करते हैं और इस 0 के थ्रू इसको क्लोज करते हैं। एक तरह से यही है ना, ये एक लूप है, वहां से एक ही वेरिएबल है करंट का IB, ये भी IB के फॉर्म में है तो हमें IB पता चल जाएगा। तो मूव करते हैं, ये प्लस माइनस क्या है, ये VI यहां था, उस VI को हमने शॉर्ट सर्किट या 0 से रिप्लेस कर दिया, तो प्लस माइनस 0 हो गया। यहां आते हैं, ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस IB इंटू क्या R पाई, फिर यहां आएंगे प्लस माइनस माइनस बीटा प्लस 1 IB इंटू R इज इक्वल टू क्या, 0 ग्राउंड पे आ गए, ये लूप क्लोज हो गया। अब यहां से देखो IB इंटू R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE इज इक्वल्स टू 0। ये तो नॉन जीरो है, R पाई रेजिस्टेंस 1.25, RE नॉन जीरो है, बीटा नॉन जीरो, तो ये तो टोटल नॉन जीरो क्वांटिटी है। ये प्रोडक्ट को 0 होना है तो IB क्या हो जाएगा, 0। और IB जैसे 0 हुआ, IB इंटू R पाई V पाई 0 हुआ, और अगर V पाई 0 हुआ तो GM इंटू V पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये GM V पाई करंट 0 हो गई, इस पाथ से करंट 0 फ्लो हो रही है, इसका क्या मतलब, ये ओपन सर्किटेड है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। यहां से क्या गया, ओपन सर्किट। अब देखो अगर मैं यहां टेस्ट वोल्टेज V2 लगा रहा हूं, ये टेस्ट वोल्टेज कितना, टेस्ट वोल्टेज से जो करंट निकलेगी इसके प्लस एंड से करंट निकलेगी और माइनस एंड से वापस आएगी। प्लस एंड से करंट निकली, एक ही पाथ था और वो पाथ ओपन सर्किट है, तो करंट I2 कितनी फ्लो होगी, 0। टेस्ट वोल्टेज चाहे 200 लगा लो चाहे 300, तो R नॉट डैश कितना हो गया बेटा, V2 अपॉन IT इज इक्वल टू क्या, इंफिनिटी हो गया। तो ये हमेशा होगा बेटा, जब भी यहां पे RE अगर प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट नहीं था तब भी मैंने दिखाया था आपको कि जब भी GMV पाई, जो ये टर्मिनल है GMV पाई, यहां से जब भी आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, जब भी यहां से GMV पाई वाले टर्मिनल से जब भी आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे या थेवेनिन रेजिस्टेंस देखेंगे पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का, अगर RE नहीं है, यहां पे इमीटर ग्राउंडेड है, तो कितना दिखता था, इनफाइनाइट दिखता था। अब RE है तब भी कितना दिख रहा है, इनफाइनाइट। तो दोनों केसेस में इनफाइनाइट दिखता है बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस, जब GMV पाई वाले टर्मिनल से पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस देखते हैं, तो चाहे इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE प्रेजेंट है, चाहे इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE प्रेजेंट नहीं है, दोनों केसेस में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिखा, इनफाइनाइट दिखा। अब बताओ यहां से कितना आउटपुट रेजिस्टेंस दिखेगा, मतलब इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, R नॉट डैश कनेक्ट कर दें, और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। पूरे लेफ्ट हाफ को हमने हटाया, इस टर्मिनल और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, दो टर्मिनल कौन कौन से थे, ये टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूरे लेफ्ट हाफ का कितना दिखा, R नॉट डैश, तो पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में इतना, और यहां कनेक्टेड कितना है, RC, और यहां कनेक्टेड कितना है, RL, है ना, ये भी इस पॉइंट। और हमें बताना है इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में, एक टर्मिनल ये है आउटपुट टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड R नॉट। तो देखो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो ओवरऑल R नॉट कितना हो गया, दिस R नॉट डैश पैरेलल विद RC पैरेलल विद RL। और R नॉट डैश इंफिनिटी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी इंफिनिटी के साथ वही रह जाता, R पैरेलल इंफिनिटी R ही रह जाता है, तो ये आ गया RC पैरेलल RL, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.6 किलो ओम। कितना आ गया आउटपुट रेजिस्टेंस R नॉट,
1.6 किलो ओम, है ना। तो हमेशा पहले हम GMV पाई की तरफ से आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के फिर सीरीज पैरेलल करते जाओ, आंसर आ जाएगा, है ना। तो दोनों केसेस में चाहे Re 0 था चाहे Re 0 नहीं था, जब GMV पाई से पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमेशा क्या दिखता है, हमेशा दिखता है इंफिनिटी। तो दोनों केसेस में इंफिनिटी दिखने के बाद सीरीज पैरेलल करते जाओ, आंसर। तो आउटपुट रेजिस्टेंस अब आगे से मैं सीधे सीधे लिखूंगा, यहां से दिखा इंफिनिटी इन दोनों पॉइंट के बीच में, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में दिस पैरेलल इंफिनिटी RC रह गया, इन दोनों पॉइंट के बीच में दिस पैरेलल इंफिनिटी, कितना हो गया RC पैरेलल RL, एंड दिस इज द आंसर। तो कितना आया बेटा, वोल्टेज गेन AV आया अप्रॉक्सीमेटली -1.6। देखो वोल्टेज गेन बहुत घट गया, क्यों, दिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक Re, है ना। यही Re नहीं होगा तो गेन निकाल के देखना, ज्यादा आएगा। सेम सर्किट का Re को बाईपास करके देखो, सेम सर्किट का वोल्टेज गेन ज्यादा आएगा, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन तो रहेगा ड्यू टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। Ri आया था जो भी हमने निकाला था, और R नॉट कितना आ गया 1.6 किलो ओम, ये आंसर। तो जो अनबाईपास रेजिस्टर Re के रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट कौन कौन से वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से रेशियो का वो रिजल्ट है, वो दिमाग में बैठाना ज्यादा अच्छा है। आप क्या करते हो, फार्मूला रट लेते हो कि ये होता है अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, लेकिन वो किस गेन का अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, कौन से नोड वोल्टेजेस का वो रेशियो है, ये आप ध्यान नहीं रखते हो। तो कई बार सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। और आजकल तो नेट टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, है ना, तो आंसर गेस भी नहीं कर पाते हो, गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। इसीलिए वो अप्रॉक्सीमेट गेन किन वोल्टेजेस का रेशियो, वो याद रखना, ये किस सर्किट को दिमाग में बैठाना है, उस सर्किट को कंपेयर करके क्या लिख रहे हो वो बैठाना है। तो यही प्रोसेस जो अनबाईपास रेजिस्टर का मैंने पिछले लेक्चर में किया था, इन क्वेश्चंस में सारे प्रोसेस को फॉलो करके यही आंसर निकालना। फिर जो मैंने दिमाग में बार बार आपको रटवाया कि क्या रेशियो क्या है, क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो सारी चीजें बैठाना जो इस लेक्चर में मैंने बार बार रिवाइंड किया है। इस लेक्चर को फिर से दोबारा देखना पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, फिर जो जो मैंने याद कराने की कोशिश करी है वो अपने प्रोसेस में फीड करना, और एक बार फीड हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्टली टिक करके एग्जाम में आओगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी अनबाईपास रेजिस्टर Re का एक और क्वेश्चन लूंगा, और उस केस में बीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला केस लूंगा। देखता हूं कितने लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। बीटा बहुत हाई हो उसको डील करना मैंने एक दो क्वेश्चन में सिखाया है गेट के, अब देखते हैं आप डील कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।